हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो जनरली कंफ्यूज करता है और जिस वेबसाइट पे देखो उसका अलग आंसर होता है। लेकिन आप जानते हैं स्टडी आईक्यू में सबसे ऑथेंटिक डेटा दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये है निकनेम ऑफ द सिटीज़। किसी शहर को हम वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, किसी को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, किसी को हम एथेंस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, कोई पिंक सिटी है तो कोई सिटी ऑफ लेक्स है। तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिनके कुछ उपनाम हैं, यानी स्पेशल नाम हैं, तो जिनको अंग्रेजी में सोब्रिके कहा जाता है। तो स्टैटिक जीके में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं नासिक की। नासिक को भारत की वाइन कैपिटल बोलते हैं, साथ ही साथ इसे भारत की ग्रेप सिटी भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो शराब बनती है, जो वाइन बनती है, वो अंगूर से बनती है। तो नासिक में भारत के लगभग आधे वाइन यार्ड हैं। वाइन यार्ड मतलब वो जगह होती है, वाइन यार्ड, जहां पे अंगूर की खेती होती है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और फिर वाइन वहां पे बनाई जाती है, यानी वाइनरी वहां पे हैं। तो पूरे भारत की लगभग आधी वाइन यार्ड और वाइनरी नासिक में है। इतना ही नहीं, नासिक को ग्रेप सिटी भी कहा जाता है क्योंकि अंगूर की खेती में नासिक काफ़ी आगे है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, नासिक में एक सूला वाइन यार्ड है, सूला वाइन यार्ड। तो भारत में जो प्रीमियम वाइन वगैरह होती हैं, जो महंगी शराब होती है, उसमें बहुत बड़ा मेजॉरिटी हिस्सा है सूला वाइन यार्ड का। तो ये सब नासिक में है। तो नासिक कहाँ है? आप जानते हैं नासिक महाराष्ट्र में है, कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में। तो नासिक जो है इसको वाइन कैपिटल भी बोल सकते हो या ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं जलगांव। देखिए जलगांव जो है, जलगांव महाराष्ट्र में है, ये भी जलगांव, इसको बोलते हैं बनाना सिटी ऑफ इंडिया। क्यों? आप जानते हैं महाराष्ट्र में केला बहुत ज्यादा उगता है और महाराष्ट्र का 50% केला एक ही शहर से आता है, वो है जलगांव। और पूरे भारत में जितना भी केला होता है उसका 15% से ज्यादा जलगांव महाराष्ट्र से आता है। इसीलिए जलगांव महाराष्ट्र को हम बनाना सिटी यानी केलों का शहर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मदुरई की। मदुरई को बोलते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट। आपको सिर्फ यही पता नहीं होना चाहिए कि किसी शहर को कुछ बोलते हैं, नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो फिर रट्टा मारने वाली बात हुई। जब आपको यह पता चलेगा उस शहर को वो क्यों बोलते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। और यही फर्क होता है वीडियो क्लासेस का ओवर अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आप ये चीजें सिर्फ रट्टा मारने के लिए मजबूर हो जाते हो। मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट क्यों बोलते हैं, ये समझिए बात को। देखिए एथेंस क्या है पहले ये समझिए। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस जिसको यूनान कहा जाता था, अलग देश है पूरा यूरोप में ग्रीस। अब एथेंस जो है वहां पे बहुत पहले, बहुत पुराने समय की बात है, एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे पैंथियन बोलते थे। तो ये जो बिल्डिंग है इसे बोलते थे पैंथियन। और ऐसा माना जाता था कि आप पूरे एथेंस शहर में कहीं भी खड़े हैं तो पैंथियन को देख सकते हैं, क्योंकि पैंथियन जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया गया था। यानी एक जमीन है तो जमीन पे थोड़ा सा उभार था, उभार के फिर ऊपर पैंथियन को बनाया गया था। तो पूरे शहर में अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊंचाई पे है। तो इसी तरह से मदुरई में एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है ये माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है और ये भी काफी ऊंचाई पे है। तो ऐसा मानते हैं कि आप मदुरई में कहीं भी खड़े हों, मदुरई तमिलनाडु में है, तो मदुरई में आप कहीं भी खड़े हों, एनीवेयर इन द सिटी, आपको मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर दिखाई देगा, क्योंकि ये भी ऊंचाई पे है। तो इसीलिए इसकी तुलना एथेंस से की जाती है कि जिस तरह एथेंस में आप पैंथियन को देख सकते थे कहीं से भी, उसी तरह से जो है आप मदुरई में भी मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को कहीं से भी देख सकते हो। तो इसीलिए मदुरई को बोलते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट। अब ये एथेंस ऑफ द ईस्ट क्यों बोलते हैं, एथेंस ऑफ द वेस्ट क्यों नहीं बोलते? ये छोटे छोटे प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। देखो अगर हम दुनिया की बात करें, अगर हम एक रेखा खींच दें जो दुनिया को दो भागों में विभाजित करती है, ये है ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन, ठीक है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है। अब यहां पे अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हम बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, इस तरफ आएंगे तो हम बोलते हैं ईस्टर्न कंट्री। तो एक तरह से भारत जो है वो ईस्ट में है, ठीक है, भारत ईस्ट में है इस रेखा के, इसीलिए इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। तभी तो अमेरिका या जो ब्रिटेन वगैरह इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश।
चलिए अब बात करते हैं जोधपुर की। देखो, जोधपुर के दो नाम हैं। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। पहला, सन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जोधपुर जो है वो बिल्कुल थार मरुस्थल के पास है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। तो थार मरुस्थल के एकदम पास होने की वजह से यहां पे सूरज की जो रोशनी है बहुत ज्यादा रहती है पूरे साल, क्योंकि मरुस्थल के पास है। तो पूरे साल सूरज बहुत अच्छा निकलता है यहां पे, इसलिए इसे सन सिटी भी कहते हैं। और इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ब्लू सिटी क्यों? अगर आप पुराने जोधपुर में जाएंगे, जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके आसपास का जो एरिया है, और मैं खुद भी जोधपुर गया था लास्ट ईयर, तो मैंने भी देखा वहां पे जो बहुत सारे पुराने घर बने हुए हैं उनका जो रंग है वो ब्लू है। इस तरह से आपको गलियां दिखाई देंगी। बहुत सारे जो घर हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये घर, इनके ऊपर जो डार्क ब्लू कलर है उसकी पेंटिंग की होती है। तो इसलिए जोधपुर को हम ब्लू सिटी भी बोलते हैं। तो सन सिटी और ब्लू सिटी दोनों बोलते हैं हम जोधपुर को। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर को हम गुलाबी शहर, पिंक सिटी बोलते हैं। और पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे तो ये शहर सवाई जयसिंह राजा ने बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय, ये द्वितीय बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया था 1727 में। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जयपुर भारत का पहला प्लैंड सिटी था, क्योंकि ये नया शहर बसाया था एक राजा ने, तो पूरी प्लानिंग के साथ बसाया था। तो जयपुर भारत का पहला प्लैंड सिटी था। और आप जानते हैं यूनेस्को ने पूरे जयपुर शहर को, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, तो पूरे जयपुर शहर को यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन यह पहला शहर नहीं है भारत का जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। यह दूसरा शहर है अहमदाबाद के बाद। अहमदाबाद पहला था, तो आप बोलेंगे सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ये भारत में। फर्स्ट था अहमदाबाद। तो जयपुर शहर किसने बसाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय 1727 में। लेकिन एक राजा थे वहां जयपुर के और, जिनका नाम था सवाई राम सिंह प्रथम। तो सवाई राम सिंह प्रथम के समय में अल्बर्ट एडवर्ड भारत की यात्रा पे आए। उस वक्त वो युवराज थे। बाद में जाके ये राजा बने थे, जिनको किंग एडवर्ड द सेवन कहा जाता है। तो ये भारत की जब यात्रा पे आए तो सवाई राम सिंह ने पूरा का पूरा जयपुर शहर पेंट करवा दिया था गुलाबी रंग में। तो इसलिए, और वो जो इमारतें जो जब गुलाबी रंग में थी वो आज भी गुलाबी रंग में हैं, तो इसलिए इसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, हालांकि मेजॉरिटी लोग यही रीजन बताते हैं, लेकिन कुछ किताबें मैंने देखी उनमें यह भी लिखा है कि जयपुर हमेशा से ही गुलाबी था। ऐसा नहीं है कि सवाई राम सिंह ने पेंट कराया उसके बाद गुलाबी हुआ, लेकिन हाँ, जब सवाई राम सिंह ने पेंट करा दिया गुलाबी तो वो और ज्यादा गुलाबी हो गया। लेकिन वहां पे जो गुलाबी रंग का सैंडस्टोन है, जो चूना पत्थर है, वो पहले से इस्तेमाल होता था। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन जो भी बात है, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। अब हम आते हैं अहमदाबाद पे। अहमदाबाद के कई नाम है और सबके रीजन बताऊंगा क्यों। देखो, अहमदाबाद जो है वो भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का पहला शहर है जो पूरा का पूरा शहर ही एक धरोहर है, यह यूनेस्को ने कहा। अहमदाबाद शहर को बसाया था सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे। अब इसको सबसे पहले तो बोला जाता है अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और वो क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर मशहूर क्यों है? मैनचेस्टर कहां पे है? मैनचेस्टर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन, लंदन से ये लगभग 2 घंटे की दूरी पे है। 2 घंटे अगर आप गाड़ी से ट्रेवल करके जाएंगे तो लंदन से 2 घंटे दूर पड़ता है। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा राज्य है जिसको बोलते हैं मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर जो है ये मशहूर है अपने टेक्सटाइल के लिए, अपनी कपड़ों की मिलों के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर के पास एक नदी बहती है जिसको मर्सी नदी बोलते हैं, MERSEY। मर्सी नदी के किनारे है मैनचेस्टर और थेम्स नदी के किनारे है लंदन, याद रखिए। तो मर्सी नदी के किनारे मैनचेस्टर है। अब मैनचेस्टर में कपास काफी है, यानी कॉटन, रुई जिसे बोलते हैं। तो रुई के जो धागे होते हैं उनको सुखाने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए मर्सी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। और वहां की जो क्लाइमेट है वो कॉटन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं गुजरात और महाराष्ट्र ये भारत में कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। कभी गुजरात आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र भारत में यहां पे कॉटन काफी ज्यादा होता है। अब अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है और साबरमती नदी का पानी भी उसी तरह से कॉटन के धागों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे मर्सी नदी के किनारे मैनचेस्टर है, साबरमती के किनारे जो है वो अहमदाबाद है। दोनों में टेक्सटाइल मिल बहुत ज्यादा हैं। अहमदाबाद में आज भी टेक्सटाइल मिल बहुत ज्यादा हैं।
तो इसीलिए अहमदाबाद को टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है और इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। गुजरात में एक शहर और है सूरत, वो भी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, तो हम उसे कई बार टेक्सटाइल सिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल सिटी कई बार हम सूरत को बोल देते हैं, लेकिन मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट हम बोलेंगे अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी बोलते हैं। क्यों? देखो, आप जानते हो अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत प्रतिष्ठित भारत के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान, जैसे NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, सेप्ट, माइका। तो ये सारे जो हैं ये अहमदाबाद में हैं, और भी बहुत सारे हैं, निरमा यूनिवर्सिटी है, वो सब हैं। और बॉस्टन में क्या है? बॉस्टन में टफ्ट यूनिवर्सिटी है, MIT मैसाचुसेट्स जो बोलते हैं दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वो है, हार्वर्ड कहाँ है? बॉस्टन में है। तो इसकी तुलना अहमदाबाद की इसीलिए बॉस्टन से की जाती है कि भाई अहमदाबाद में उतने वरिष्ठ कॉलेज, उतने उत्कृष्ट कॉलेजेस हैं उसी तरह जिस तरह से बॉस्टन में है, तो इसलिए हम इसे भारत का बॉस्टन भी बोलते हैं। जैसे अमेरिका में बॉस्टन है, भारत में अहमदाबाद है और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ये क्लियर हुआ एकदम? चलिए अब हम बढ़ते हैं, सूरत पे आ जाते हैं। सूरत डायमंड सिटी बोलते हैं, ये बहुत ईजी है क्योंकि भारत के 99% और यहां तक कि मैं कहूंगा दुनिया के लगभग 90% जो कच्चे डायमंड होते हैं उनकी पॉलिशिंग की जाती है। देखो, जब डायमंड निकलता है खदानों से तो वो ऐसा नहीं होता चमकता हुआ जैसा आप देखते हैं जब किसी आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं। डायमंड की पॉलिशिंग करनी पड़ती है, तो कच्चे डायमंड की पॉलिशिंग करके उसे एक प्रोसेस किया जाता है, तो वो काम सूरत में होता है। तो सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है डायमंड पॉलिशिंग के लिए, इसे हम डायमंड सिटी बोलते हैं। कई बार हम इसे टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी। हालांकि सूरत की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो काफी खतरे में चल रही हैं, वो उतनी प्रॉफिटेबल अब नहीं है। फिर है लखनऊ। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं, ये आसान है, सिटी ऑफ नवाब। तो क्योंकि लखनऊ को पहले अवध कहा जाता था, लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका है उसे अवध बोलते थे, तो वहां पे अवध आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। जैसे जो दरवाजे हैं, दरवाजों के ऊपर मछली की आकृतियां बना होना, तो वहीं से तो उत्तर प्रदेश का अगर आप लोगो देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है, सिंबल, उसमें भी मछली है। वो कहां से आई? वो यहीं से आई। अवध आर्किटेक्चर में दरवाजों के ऊपर मछलियां बनाई जाती थी। तो अवध आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत नायाब है। बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ में, रूमी दरवाज़ा है, वहाँ पे इमाम बाड़ा है, वहाँ पे बहुत कुछ है। तो सिटी ऑफ नवाब्स बोलते थे लखनऊ को। उसके बाद लैंड ऑफ लीची, लीची का शहर बोलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार को। आप जानते हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग मिला था, याद आया? मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भौगोलिक संकेतक मिला था और मुजफ्फरपुर को बसाया था मुजफ्फर खान ने। मुजफ्फर खान के नाम पे इसका नाम मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फर खान कौन थे? ये रेवेन्यू ऑफिसर थे अंग्रेजों के 18वीं शताब्दी में, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम मुजफ्फरपुर रखा गया, लीची का शहर। अब हम बात करते हैं कटाक की। कटाक शहर जो है ये महानदी के किनारे है, उड़ीसा में। बहुत ही मशहूर कमर्शियल शहर है कटाक। तो कटाक शहर जो है उसको सिल्वर सिटी बोलते हैं हमेशा से। चांदी यहां पे पिछले कई 400-500 सालों से चांदी का काम होता है। चांदी के सिक्के, चांदी की फिलिग्री, चांदी के आइटम, चांदी की पॉलिशिंग, चांदी का स्टैचू, ये सब बनते हैं, बुत बनना। तो चांदी का काम बहुत ज्यादा होता है कटाक में, और आज भी जो कटाक है ये सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद बात करते हैं कानपुर। देखो, कानपुर को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिए, अहमदाबाद को तो बोलते ही हैं, क्योंकि कानपुर में भी टेक्सटाइल का काम बहुत ज्यादा है, तो कानपुर को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए कि आपको अहमदाबाद भी मिला और कानपुर भी मिला और पूछ लिया कि मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, और होगा तो फिर बोथ 1 और 2 भी आपको वहां मिलेगा, यानी दोनों, अहमदाबाद और कानपुर। लेदर सिटी बोलते हैं, लेदर की टैनिंग की जाती है यहां पे। टैनरी किसे बोलते हैं? देखो, जब जानवर के ऊपर से चमड़ा उतारा जाता है जिसे लेदर बोलते हैं, तो उसको लेदर को प्रोसेस किया जाता है, यानी उसको साफ किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, उस पर रंग लगाया जाता है, यानी उसकी कलरिंग की जाती है लेदर की। इस सब काम को टैनरी बोलते हैं। तो टैनरी जो है लेदर की आज भी कानपुर में बहुत ज्यादा है, और कानपुर एक बहुत बड़ा चमड़ा शहर बन के उभर रहा है दुनिया में। सिर्फ मैं यहां पे इंडिया की बात नहीं कर रहा, इसको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। हालांकि मैं यहां पे बताना चाहूंगा कानपुर में अब टेक्सटाइल का काम काफी कम हो गया है, कंपेयर टू जो दूसरे शहर हैं वो टेक्सटाइल में काफी आगे निकल गए हैं, लेकिन कानपुर टेक्सटाइल के मामले में पीछे रह गया है, लेकिन चमड़े के मामले में कानपुर काफी ऊपर जा रहा है। और कानपुर शहर को राजा कांति देव ने बसाया था। ये राजा थे प्रयाग के, इन्होंने 1207 में कानपुर को बसाया था। जब बसाया था तो एक गांव था जिसका नाम रखा गया था कोहना, और गंगा नदी के किनारे। बाद में इसका नाम फिर कानपुर हो गया था।
मुंबई, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक्चुअली गेटवे ऑफ इंडिया अब तो हम इमारत को बोल देते हैं, लेकिन भारत में अगर आपको एंटर करना हो तो आप मुंबई, क्योंकि बिल्कुल तट पे है, तो उसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। और फाइनेंशियल कैपिटल है ही, भारत का 1/3 जीडीपी जो है वो यहां से आता है। शेयर मार्केट यहां पे है, सारी कैपिटल मार्केट यहां पे हैं, हमारे एक्सचेंज वगैरह यहां पे हैं, तो सारा जो काम होता है निफ्टी वगैरह सब मुंबई में है, तो फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। और नागपुर को संतरों का शहर बोलते हैं। ये आसान है क्योंकि नागपुर में संतरे बहुत ज्यादा हैं, ये बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो देखो, भारत का स्कॉटलैंड 2 शहरों को बोलते हैं। एक है कुर्ग, कुर्ग जिसे कोडागू कहा जाता है। कोडागू जो है या कुर्ग कह लो, एक ही बात है। तो कर्नाटक में है ये कुर्ग या कोडागू। इसे स्कॉटलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्कॉटलैंड में जो लैंडस्केप है, जैसे बहुत खूबसूरत पठार है, वहां बहुत ग्रीनरी है, लैंडस्केप्स जिन्हें कहा जाता है, तो वहां के जो लैंडस्केप हैं बिल्कुल ऐसे हैं, तो इतना ही खूबसूरत है ये जितना स्कॉटलैंड। और शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग को भी हम बोलते हैं स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है शिलोंग को, ठीक है, इसी कारण की वजह से। वहां पे जो लैंडस्केप्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, जैसे स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड कहां है? स्कॉटलैंड है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है स्कॉटलैंड। फिर भारत का चंदन का शहर सैंडलवुड सिटी, सैंडलवुड सिटी मैसूर को बोलते हैं, जो कि एक अपने आप में हेरिटेज सिटी है मैसूर। सैंडलवुड, यहां पे चंदन बहुत ज्यादा मिलता है और चंदन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है। मैसूर में चंदन की साबुन बनती हैं, मैसूर की सोप इसलिए बहुत फेमस है। वैसे मैसूर सिल्क के लिए भी बहुत फेमस है, मैसूर की जो साड़ी होती है वो भी बहुत फेमस है। लेकिन साड़ी के लिए भारत में बहुत सारे शहर हैं जो फेमस है, सिर्फ मैसूर ही नहीं है। सिल्क साड़ी की बात कर रहा हूं, जैसे एक शहर है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली की याद है? साड़ी पोचमपल्ली इकाट, जिसे जीआई टैग मिला था, तो पोचमपल्ली भी सिल्क के लिए फेमस है। पोचमपल्ली, भागलपुर जो है बिहार में, वो भी सिल्क के लिए फेमस है। तो सिल्क के लिए तो बहुत सारे शहर फेमस है, लेकिन मैसूर चंदन के लिए फेमस है, और ये सिर्फ चंदन के लिए सैंडलवुड सिटी सिर्फ मैसूर को बोलते हैं। फिर कोलकाता या कैलकाटा, इसे बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। ब्लैक डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? आसानसोल। एक्चुअली कई लोग ब्लैक डायमंड, कई लोग ब्लैक गोल्ड, ये कोयले को कहते हैं, और आसानसोल में कोयला बहुत ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड सिटी, सिटी ऑफ द ब्लैक डायमंड, क्योंकि कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और आसानसोल है पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं मोतियों की। हमेशा से जो सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर, वो हैदराबाद को बोला जाता है। ये मोती देखिए आप, ये बसरा मोती हैं। बसरा क्यों बोलते हैं इन्हें? बसरा मोती, बसरा मोती बहुत महंगे होते हैं और ऐसा लगता है आप इनकी तरफ देखेंगे जैसे हरे रंग की रोशनी निकल रही है। बसरा एक शहर है इराक में। तो हैदराबाद हमेशा से निज़ामों का शहर रहा है। निज़ाम जो थे वो मोतियों को बहुत पसंद करते थे, मोती वहां से आयात करते थे, मिडल ईस्ट से, इराक से, ईरान से, मध्य पूर्व के जो देश हैं, खाड़ी देश, वहां से मोती आते थे। फिर मोतियों की पॉलिशिंग वगैरह होती थी, मोतियों की मालाएं बनती थी, मोतियों के रतन बनते थे। तो हैदराबाद में ये मोतियों वाला काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, कई शताब्दियों से चल रहा है, मैं यहां तक कहूंगा। तो इसीलिए सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद को बोलते थे, और क्योंकि यहां पे पर्ल, पर्ल मतलब मोती, तो पर्ल प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री है हैदराबाद में। फिर बात करते हैं मसालों का शहर। देखो, मसालों के मामले में भारत के लगभग 80% मसाले केरल से आते हैं, लगभग। तो मसालों का अगर पूछें कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया क्या है, तो आंसर है केरल। पूरा केरल राज्य ही स्पाइस गार्डन है। वहां की जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त है, सबसे अनुकूल है मसालों के उत्पादन के लिए। और अगर पूछे मसालों का शहर किसे बोलते हैं, तो कालीकट या कोझिकोड। एक्चुअली नया नाम कोझिकोड है, पुराना नाम कालीकट है। तो पहले कालीकट बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में इसे कोझिकोड कहते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, यानी कि भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है। तो सिटी ऑफ स्पाइसेस है कालीकट या कोझिकोड। गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर, ये आसान है क्योंकि यहां पे गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहिब जिसे बोलते हैं। और गोल्डन सिटी कौन सा है? जैसलमेर। देखो, जैसलमेर का जो पत्थर होता है वो बहुत ही नायाब है अपने आप में। मैं जैसलमेर भी गया था पिछले साल, और वहां पे मैंने देखा कि जैसलमेर का जो पत्थर है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ऐसे चमकता है जैसे ऐसा लगता है रोशनी उसी में से आ रही है। और ये पत्थर जितना पुराना होता जाता है उतना और शाइन करता है, उतना और शाइन करता है। इनफैक्ट जैसलमेर में मैं एक पुराने किले में गया, वहां पे जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा कि जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे वही पत्थर लगा था और सीढ़ियां ज्यादा चमक रही थी। क्यों चमक रही थी? क्योंकि सीढ़ियों पे लोग बार बार चलते हैं, उससे वो पत्थर घिसता रहता है, क्योंकि सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और वो पत्थर और शाइन करने लगा। तो जैसलमेर का एक विशेष येलो, पीले रंग का चूना पत्थर यानी येलो सैंडस्टोन होता है, उसकी वजह से इसे गोल्डन सिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं जमशेदपुर। देखो, जमशेदपुर जो है, यहां पे पहला टाटा जो ग्रुप है उन्होंने पहला अपना स्टील प्लांट लगाया था, इसीलिए इसे स्टील सिटी भी बोलते हैं। और पिट्सबर्ग भी बोलते हैं भारत का, क्योंकि पिट्सबर्ग जो शहर है वो भी स्टील के लिए फेमस है।
तो भारत में जो दोराबजी टाटा थे, उन्होंने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है, वो जमशेदपुर में लगाया। और जो अंग्रेज थे उस वक्त, अंग्रेजी ऑफिसर कैम्सफर्ड, उन्होंने इस शहर का नाम जमशेदपुर क्यों रखा? जमशेदजी टाटा के नाम पे। जमशेदजी टाटा कौन थे? टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, संस्थापक थे। जमशेदजी टाटा के नाम पे इसका नाम जमशेदपुर हो गया, क्योंकि यहां पे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, और इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब बात करते हैं झीलों का शहर। तो भारत में वैसे तो झीलें हर शहर में ही हैं, लेकिन दो जो सबसे उभर के आते हैं वो हैं उदयपुर और भोपाल। तो दोनों को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को क्यों बोलते हैं? और उदयपुर में इतनी झील हैं, पानी की झील हैं, वो हैं, बहुत खूबसूरती है, इसलिए इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। तो वेनिस ऑफ द ईस्ट दो शहरों को बोलते हैं भारत में, एक तो अलेपी और एक उदयपुर। उस पे आऊंगा मैं, अलेपी पे आगे। पर वेनिस ऑफ द ईस्ट, जैसे इटली में आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि दोनों तरफ इमारतें होती हैं, बीच में पानी की धार होती है, तो वेनिस उस शहर को कहा जाता है, जिसे वहां इटली में वनेजा भी बोलते हैं। तो वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं उदयपुर को, और सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास लेक हैं यहाँ पे, विश्व स्तरीय लेक्स हैं, और लेक के बीच में बहुत उत्कृष्ट कृतियां भी बनी हुई हैं, इमारतें भी बनी हुई हैं। जैसे ये देखिए, ताज लेक पैलेस पिचोला लेक के बीच में, बहुत ही शानदार इमारत है ये। तो ऐसे ही फतेह सागर, पिचोला लेक, उदय सागर, जैसमंड लेक या राजसमंड लेक, ये सारे लेक, बहुत सारे उदयपुर में वर्ल्ड क्लास लेक हैं, इसे सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। और भोपाल में भी अपर लेक है, लोअर लेक है, भोजताल है, तो भोपाल में भी लेक्स, इसे सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं। लेकिन उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं वडोदरा। वडोदरा का पुराना नाम है बरोड़ा। तो यहां पे बरोड़ा में वड के पेड़ होते हैं। वड मतलब बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री बहुत ज्यादा है यहां पे, इसलिए इसे वडोदरा कहा जाता है, क्योंकि वड के पेड़ होते हैं। क्लियर हुआ? वडोदरा को वडोदरा क्यों कहा जाता है? कोयंबटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि कोयंबटूर में भी टेक्सटाइल बहुत ज्यादा है। कोयंबटूर में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरी, इसीलिए इसे मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का बोलते हैं कोयंबटूर को। उसके बाद सूरत मैंने बता दिया था टेक्सटाइल सिटी, और कोयंबटूर भी टेक्सटाइल सिटी, दोनों को बोलते हैं, सूरत को भी कोयंबटूर को भी, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। और अगर पूछें सिर्फ सिल्क सिटी किसे बोलते हैं, तो भागलपुर। बिहार का जो भागलपुर है, जो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है, विक्रमशिला, यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह भी पाई जाती हैं, डॉल्फिन सेंचुरी वगैरह भी हैं। तो भागलपुर में जो है उसे सिल्क सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सिल्क है बहुत फेमस है। फिर भारत की कोल कैपिटल किसे बोलते हैं? धनबाद में। धनबाद झारखंड में है, क्योंकि यहां पे झरिया कोल माइन है। झरिया जो नाम की जो कोयले की खदानें हैं वो यहां पे हैं, और इंडियन स्कूल ऑफ माइन है, जो अब आईआईटी बन गया है, लेकिन पहले आईएसएम धनबाद बोलते थे, इंडियन स्कूल ऑफ माइन, वो भी यहां पे है, तो इसे बोलते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद त्रिशूर जो है केरल में है, इसे गोल्ड कैपिटल बोलते हैं। देखो, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड हैं, आप कोई भी नाम ले लो, कल्याण ज्वेलर, आलूकास, जॉय आलूकास ज्वेलर, जोस आलूकास ज्वेलर, बड़े बड़े जितने भी आप गोल्ड के ब्रांड, तनिष्क से लेकर, और सब यहां पे बैठे हैं, और जम के सोना बिकता है यहां पे। 700 किलो सोना बिक जाता है यहां पे त्रिशूर में। तो त्रिशूर को भारत की गोल्ड कैपिटल बोलते हैं। सोने के काम के लिए बहुत मशहूर है त्रिशूर केरल में। फिर चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, इसे ब्लैक गोल्ड सिटी बोलते हैं, क्योंकि कोयला यहां पे भी काफी होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड, ब्लैक डायमंड, अलग अलग नाम है कोयले के। तो ब्लैक डायमंड सिटी आसानसोल है, और ब्लैक गोल्ड सिटी चंद्रपुर है, और कोल कैपिटल है धनबाद। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, शायद आपने नाम सुना हो, सोलन। शिमला के पास है, शिमला से ज्यादा दूर नहीं है। तो सोलन जो शहर है उसे बोलते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड, क्योंकि रेड गोल्ड बोलते हैं टमाटर को रेड गोल्ड कहा जाता है, तो इसलिए टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है सोलन में, तो इसे बोलते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड। पुणे को हमेशा से डेक्कन क्वीन बोलते हैं। इनफैक्ट अंग्रेजों ने एक ट्रेन शुरू करी थी मुंबई से पुणे, जो मुंबई से पुणे जाती है, उस ट्रेन का नाम ही है डेक्कन क्वीन। क्यों? क्योंकि पुणे को बोलते हैं क्वीन ऑफ द डेक्कन, तो पुणे को हमेशा से ही डेक्कन क्वीन कहा जाता है। पानीपत शहर है हरियाणा में, जहां पे युद्ध हुए, पानीपत की लड़ाई आपने सुनी होगी, उसको बुनकरों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ वीवर, क्योंकि यहां पे कारपेट की और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। यहां पे कारपेट बनते हैं, टेक्सटाइल बनती है, तो इसे बुनकरों का शहर बोलते हैं पानीपत को। अब बात करते हैं मैंगलुरु। मैंगलुरु कहां है? मैंगलुरु है कर्नाटक में। कर्नाटक में है, जुड़वा शहर बोलते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, मैंगलुरु जुड़वा शहर है, यानी ट्विन सिटीज। तो मैंगलुरु को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट। रोम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इटली की राजधानी रोम है, और इटली के रोम में बहुत सारे चर्च हैं, वेटिकन वगैरह सब कहां है? रोम में ही तो हैं। तो अब मैंगलोर में भी एक से एक चर्च है। जैसे यहां पे मैं फोटो जो दिखाई है, ये 450 साल पुराना चर्च है, जिसे बोलते हैं आवर लेडी ऑफ रोजारियो कैथेड्रल।
ये बड़े बड़े मशहूर चर्च हैं, इतने पुराने पुराने चर्च हैं और क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंगलुरु को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट। मैंगलोर के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ मैंगलोर ही नहीं, पूरे कर्नाटक के बारे में। बल्कि देखो, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बैंक शुरू हुए। मैंगलोर के पास एक शहर है जिसको मणिपाल बोलते हैं, जहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उडुपी, इसको उडुपी जिला बोलते हैं, एकदम तट पे है, भारत के पश्चिमी तट पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक स्टार्ट हुए इस एरिया में, मणिपाल, मैंगलोर, ये जो बेल्ट है। बहुत सारे बैंक आप जानते हैं कर्नाटक से आते हैं, जैसे विजया बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, कर्नाटका बैंक है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मैं बैंकों के नाम आपको बता सकता हूं जो कर्नाटक से आते हैं। तो इसीलिए इसे क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग कहा जाता है, कर्नाटक राज्य को। ऐसा बोलते हैं कि बैंकिंग का जो उदय हुआ भारत में, क्रेडल, CRADLE, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग कर्नाटक में है। और कई बार मैंने ऑप्शन में देखा है मैंगलुरु मिलता है, कर्नाटक नहीं मिलता, मैंगलुरु मिलता है। तो आप मैंगलुरु के बारे में यह भी याद रख लीजिए कि क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग ये मैंगलुरु है। क्लियर? अब बात करते हैं नागालैंड के एक शहर की जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। शहर का नाम है जुनीबेटो। जुनीबेटो नाम है शहर का। इसको लैंड ऑफ वॉरियर बोलते हैं। वॉरियर, वॉरियर मतलब कौन होता है? वॉरियर होता है जो लड़ता है, ठीक है ना, योद्धा। योद्धा हिंदी में बोलते हैं वॉरियर को योद्धा, तो योद्धाओं का शहर। तो जोनेबेटो जो है ये सुमी नागा, यहां पे जनजाति रहती हैं, आदिवासी रहते हैं, जिनको सुमी नागा बोलते हैं। ये हमेशा से नागालैंड की वॉरियर ट्राइब रही है। हमें बहुत ज्यादा जो अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण ये रहते हैं। इन्हें जो जैसे भाला है, तलवार है, बहुत सारी चीजें ये इस्तेमाल करते हैं। इनके अपने खुद के औजार भी होते हैं। तो सुमी नागा जो ट्राइब है उसको वॉरियर ट्राइब ऑफ नागालैंड बोलते हैं, और ये रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जोनेबेटो को हम लैंड ऑफ वॉरियर बोलते हैं। अब बात करते हैं केरल में एक शहर है कोलाम। कोलाम जो है इसे हम कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। कैशू, कैशू मतलब काजू की खेती बहुत होती है यहाँ पे, काजू की, और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं काजू यहां से। तो कोलाम को कैशू कैपिटल बोलते हैं। और यहां पे उतने ही काजू होते हैं जितने वियतनाम वगैरह में होते हैं। वियतनाम भी काजू के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वो तो पूरा अलग देश है। लेकिन भारत में कोलाम जो है वो भी मशहूर है। कोल्हापुर है महाराष्ट्र में, इसे पहलवानों का शहर बोलते हैं। मैंने आपको स्पोर्ट्स वाले वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र बहुत आगे था पहलवानी में एक समय, और भारत का पहला ओलंपिक में जो पदक जीता था इंडिविजुअल, KD जाधव ने जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। तो वो भी महाराष्ट्र से थे, हरियाणा से नहीं थे। तो कोल्हापुर को हम सिटी ऑफ रेसलर बोलते हैं। फिर कन्नौज, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है कन्नौज, इसे परफ्यूम कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इत्र, इत्र मतलब होता है परफ्यूम, सुगंधित जो होता है उसे इत्र कहा जाता है। तो इत्र के मामले में कन्नौज बहुत आगे है। परंपरागत उद्योग हैं यहाँ पे। कई लोग जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी कन्नौज में परफ्यूम बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, और ये एक्सपोर्ट भी होता है, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। तो कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल बोलते हैं इंडिया का। फिर अरब सागर। अरब सागर आप जानते हैं, केरल, अरब सागर, ये जो तट है अरब सागर से लगता है। केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब अरब सागर से लगते हैं। तो अरब सागर के तट पे 2 शहर हैं, कोची और कोलाम। अब कोलाम को काजू का शहर भी बोलते हैं, लेकिन कोलाम को अरब सागर का युवराज भी बोलते हैं। लेकिन कोची को बोलते हैं अरब सागर की रानी। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। कोची को बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, और कोलाम को बोलते हैं प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य को ही हम बोलते हैं लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूरज सबसे पहले निकलता है, लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन। डॉन मतलब सवेरा, डॉन लिट माउंटेन। टी सिटी ऑफ इंडिया। भारत में चाय सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? असम। तो असम है टी स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन टी सिटी पूछें तो असम में ही है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब भारत का रूहर किसे बोलते हैं? देखो, रूहर जो होता है ये एक जर्मनी के अंदर एक घाटी है, रूहर घाटी। यहां पे कोयले की बहुत ज्यादा खनन होता है, और कोयले का ही नहीं, बहुत सारे मिनरल खनिज यहां पे पाए जाते हैं। रूहर। इसी तरह भारत में कोयला मिलता है दामोदर घाटी में। तो जितने भी शहर हैं, जो ये झारखंड वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट है, दामोदर घाटी जिसको बोलते हैं, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो सिंहभूम हो, आसानसोल हो, चाहे वो धनबाद हो, तो ये जो पूरी बेल्ट है दामोदर वैली वाली, ठीक है, तो दामोदर घाटी को जर्मनी की रूहर घाटी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों में कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। और इसीलिए जहां कोयला ज्यादा होता है वहां पे कहते हैं उद्योग ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है दामोदर वैली से मिलता जुलता है, इसलिए दामोदर वैली को भारत की रूहर भी बोलते हैं, रूहर ऑफ इंडिया। और दुर्गापुर बिल्कुल दामोदर वैली में ही है, दामोदर घाटी में ही दुर्गापुर शहर है, और दुर्गापुर को इसीलिए भारत का रूहर कहा जाता है।
दुर्गापुर को भारत का रूहर कहा जाता है। दुर्गापुर में स्टील प्लांट भी है। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी को बोलते हैं गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। देखो, भारत अगर मैं बनाऊं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाना है तो आप ये असम जो है इस तरह से लोकेशन है उसकी कि आपको असम से होके फिर जाना पड़ेगा। असम खुद नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो पहला राज्य वही पड़ता है जब आप इधर से जाते हैं। तो जब आप सिल्लीगुड़ी वगैरह बंगाल से असम की तरफ जाते हैं तो गुवाहाटी उस लोकेशन पे है, इसलिए इसे बोलते हैं गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, कि आप जब नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो गुवाहाटी होके जाना आपको होगा। तो गुवाहाटी एक तरह से हमारे उत्तर पूर्व का दरवाजा है, गेटवे है। फिर बेंगलोर, बेंगलोर के कई नाम है। गार्डन सिटी, क्योंकि गार्डन बहुत ज़्यादा है बेंगलोर में। सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टअप मतलब नए उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं। स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम बेंगलोर में है, बेंगलोर बहुत आगे है स्टार्टअप्स के मामले में, इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं। फिर स्पेस सिटी, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे है तो साइंस सिटी बोलते हैं। और इसरो यहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इसलिए स्पेस सिटी बोलते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, तो इसे साइंस सिटी भी बोलते हैं। फिर चेन्नई में भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, सबके हेडक्वार्टर ज्यादातर चेन्नई में है, इसीलिए इसे एशिया का डिट्रॉइट बोलते हैं। भारत का ही नहीं, क्योंकि डिट्रॉइट जो है अमेरिका में, वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, यानी गाड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है डिट्रॉइट अमेरिका में। उसी तरह से चेन्नई भी भारत में गाड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में करती हैं, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोलते हैं। फिर विदर्भ, आप जानते हैं महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में भी विदर्भ में बहुत ज्यादा होती है कॉटन। तो दो शहर है वहां पे, यावतमाल और अकोला, दोनों को आप कॉटन सिटी बोल सकते हो, क्योंकि कॉटन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कॉटन बहुत ज्यादा है, यावतमाल और अकोला, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी फ्रेंच रिवियरा ऑफ द ईस्ट इसे बोलते हैं। आप जानते हैं पौंडीचेरी जो है उस पे फ्रांस के लोगों का राज था, फ्रांस ने राज किया था पौंडीचेरी पे, तो इसे फ्रेंच रिवियरा ऑफ द ईस्ट बोलते हैं पौंडीचेरी को। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अलेप्पी को बोलते हैं। अलेप्पी का नया नाम है अलाप्पूजा। अलाप्पूजा, वैसे मलयाली भाषा में इसे अलाप्पुया बोलते हैं, ठीक है, अलाप्पुया। तो अलेप्पी या अलाप्पूजा, इसे बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। एक ही शहर है ये, दो नहीं है। अलेप्पी पुराना नाम है और अलाप्पूजा नया नाम है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को टेंपल सिटी बोलते हैं भारत का, क्योंकि बहुत सारे टेंपल हैं यहाँ पे। जैसे कुछ मुख्य मैंने लिख दिए हैं, लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो भुवनेश्वर को बोलते हैं टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं इस टॉपिक से एग्जाम में, और इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, और इंटरनेट पे जो गलत आंसर्स की भमार है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि एक शहर में कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो उसका नाम वहीं लोकल लोग कहना शुरू कर देते हैं, उससे उन्हें अहमियत, एक गर्व महसूस होता है, लेकिन वास्तव में उसका वो नाम वैसा नहीं होता। जैसे अगर मैं टेंपल सिटी की बात करूं तो भाई टेंपल सिटी तो भारत में फिर बहुत सारे हो सकते हैं, हरिद्वार भी हो सकता है, वाराणसी भी हो सकता है, वो तंजावुर भी हो सकता है, जहाँ पे मंदिर है वो टेंपल सिटी हो गया। तो कई बार जो लोकल राज्य में जो पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा उनमें उस राज्य का पूछते हैं, जैसे इस राज्य का टेंपल सिटी कौन सा है, तो वो सब, तो वो फिर बाद में जब इंटरनेट पे वो जनरलाइज हो जाता है, फिर लोग वो राज्य का नाम हटा के वो जनरल लिख देते हैं, फिर वो उसमें कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है एकदम ऑथेंटिक डेटा है इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया गया है, एकदम ऑथेंटिक, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और एग्जाम में उसी हिसाब से मार्क कर सकते हैं। कंप्लीट है ये वीडियो अपने आप में परिपूर्ण है, इसके अलावा आपको कोई और रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं है, और ये स्टैटिक जीके के हर वीडियो के लिए आपको कोई और रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो, और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, क्रक्स भी दिया जाएगा। पीडीएफ और क्रक्स में ये फर्क होता है, पीडीएफ बस ये जो पीपीटी है इसी का पीडीएफ होता है, क्रक्स में जो मैं बोलता हूं अतिरिक्त ज्ञान वो भी होता है। तो ये इसलिए है कि आपका समय बचे और आप जल्दी से रिवाइज करें। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। ये था निकनेम्स ऑफ द सिटी सोब्रिके। एक वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें मैं बताऊंगा शहरों के पुराने नाम और नए नाम, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के, कि जैसे सेलोन, श्रीलंका को सेलोन बोलते थे, या ये सब जो चीज़ें हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।